वह साल था 1971, तारीख थी 3 दिसंबर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक सभा को संबोधित कर रही थी कि तभी उन्हें सूचना दी जाती है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है। इंदिरा गांधी अपना भाषण बीच में ही रोक देती हैं और फौरन दिल्ली रवाना होती हैं। वे दिल्ली पहुंचकर सीधे मैप रूम जाती हैं, जहां उन्हें उन क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा दिया जाता है जहां पाकिस्तान ने हवाई हमले किए थे। प्रधानमंत्री गांधी सेना के अधिकारियों से बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाती हैं, फिर विपक्ष के नेताओं से मिलकर उन्हें हालात की पूरी जानकारी देती हैं। आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर पूरे देश को संबोधित करते हुए कहती हैं, कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी। लेकिन सवाल ये है कि यह लड़ाई हुई ही क्यों? पाकिस्तान ने भारत पर हमला ही क्यों किया था? इन सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जब पाकिस्तान बना तो उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा भारत के पश्चिम में था, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। वहीं दूसरा हिस्सा भारत के पूरब में था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में देश का 56% जनसंख्या निवास करती थी। दोनों हिस्सों के बीच केवल एक ही समानता थी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बहुसंख्यक जनता का धर्म इस्लाम था। धर्म के अलावे सब कुछ भिन्न था, चाहे वो भाषा हो, संस्कृति हो, पहनावा ओढ़ावा हो या खान पान। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो गई जब पश्चिमी पाकिस्तान ने अपने संस्कृति और भाषा को पूर्वी पाकिस्तान पर जबरन थोपने की कोशिश की। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ बांग्ला बोलने वाले बहुसंख्यक हैं। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, में उर्दू बोलने वाले बहुसंख्यक हैं। जब पाकिस्तान एक देश बना तो उसने उर्दू को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। इस कदम का पूर्वी पाकिस्तान की जनता और नेताओं ने कड़ा विरोध किया। यह मामला एक लंबे संघर्ष में बदल गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच टकराव का प्रमुख कारण बन गया। लेकिन 1971 में जो युद्ध हुआ, उसके लिए जमीन तैयार करने का काम 1970 में हुए आम चुनाव ने किया था। 1970 में आम चुनाव हुआ। इस चुनाव में आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की कुल 169 में से 167 सीटें जीत ली। पूर्वी पाकिस्तानी आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। उनकी पार्टी ने 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में बहुमत हासिल कर ली। नियम के अनुसार उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन जब शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान के समक्ष सरकार बनाने का दावा किया, तो उन्होंने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री का पद देने से साफ इनकार कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के जितने भी नेता थे, सभी की यही कोशिश थी कि किसी भी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के किसी भी नेता को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था। यह पहली बार नहीं था जब बंगाल वासियों को राजनीतिक पदों पर जाने से रोका गया था, बल्कि जब से पाकिस्तान बना था, तभी से पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का यही रवैया था। उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि बंगालियों को शासन प्रशासन और राजनीति में जाने से रोका जाए। लेकिन इस बार पूर्वी पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान के इस रवैये का पुरजोर विरोध किया। पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन उठ खड़ा हुआ। आज़ादी की मांगें उठने लगीं। पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान के बीच बातचीत का लंबा दौर चला, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। यह बातचीत 25 मार्च 1971 को असफल हो गया। याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। 25 मार्च के ही रात को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया और देश को आज़ाद घोषित कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने ढाका पर हमला कर दिया
पूर्वी पाकिस्तान की महत्वपूर्ण पार्टी आवामी लीग को निर्वासित कर दिया गया। कई सदस्यों ने भागकर भारत में शरण ले ली। उसी रात लगभग 1:30 पर शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। बांग्लादेश में चल रहे इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो अभियान चलाया गया उसे कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन सर्चलाइट। यह अभियान पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान की निगरानी में चलाया जा रहा था। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली बुद्धिजीवियों, राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की हत्या की। इसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 30 लाख बंगाली और 1.5 लाख के आसपास बिहारी नागरिक मारे गए थे। ऑपरेशन सर्चलाइट जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। उसकी क्रूरता की वजह से उसे बूचर ऑफ बंगाल यानी बंगाल की कसाई कहा जाता है। जनरल नियाजी ने टिक्का खान की क्रूरतापूर्ण कार्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, टिक्का खान का सैन्य कार्रवाई चंगेज खान और हलाकू खान द्वारा बुखारा और बगदाद में किए गए नरसंहारों से भी बड़ी क्रूरता थी। टिक्का खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था, मुझे जमीन चाहिए, जनता नहीं। उसने कहा पूर्वी पाकिस्तान की हरी भरी धरती को लाल रंग से रंगा जाएगा और उसने हरी भरी धरती को लाल करने के लिए निर्दोष बंगालियों के खून बहाए। बंगालियों के खून के छींटे भारत तक न पहुंचे ये तो हो ही नहीं सकता था। सो बंगाल में पाकिस्तानी सेना के आतंक से भारत भी गहरे रूप से प्रभावित हुआ। भारत में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। बंगाल में पाकिस्तानी सैनिकों ने जो मारकाट मचाई उससे जान बचाकर लगभग 1 करोड़ लोग पड़ोसी भारतीय राज्यों में आ गए। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान और भारत सीमा को खोल दिया। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा की सरकारों ने सीमा पर शरणार्थी शिविर स्थापित किए, लेकिन भारत भी एक सीमा से अधिक शरणार्थियों का बोझ सहन नहीं कर सकता था। भारत की अर्थव्यवस्था इस हालत में नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। साथ ही ये भी खतरा था कि कहीं स्थानीय लोग और शरणार्थियों के बीच टकराव न उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थिति में भारत में एक नई समस्या पैदा हो जाती। इसलिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर की जा रही क्रूरता को रोकें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब भारत के पास 2 ही विकल्प बचे थे। पहला कि वह पूर्वी पाकिस्तानियों को शरण दे और दूसरा यह कि शस्त्र कार्रवाई करके पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को रोके। भारत ने दूसरा विकल्प चुना। भारत ने मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर बांग्लादेश को आज़ाद करवाने का फैसला किया। मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के आज़ादी के लिए लड़ रही थी। मुक्ति वाहिनी में बांग्लादेश के नागरिक भी थे और पाकिस्तान की सेना में रहे बंगाली सैनिक भी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 27 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। भारत के इस कदम का पाकिस्तान ने कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जाने लगा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मुद्दे पर वैश्विक महाशक्तियों का ध्यान दिलाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। सितंबर और नवंबर महीने में उन्होंने कई देशों की यात्राएं की। नवंबर में वे अमेरिका गई थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। वे इंदिरा गांधी और भारत को बुरी तरह नापसंद करते थे। पाकिस्तानी तानाशाह याह्या खान पर वे काफी मेहरबान थे। उस यात्रा में इंदिरा गांधी निक्सन से 2 बार मिली, एक बार बातचीत के लिए और दूसरी बार राजकीय भोज के दौरान। पहली मुलाकात में निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट का इंतजार करवाया। यह काम उन्होंने सिर्फ याह्या खान को खुश करने के लिए किया था। वे यह दिखाना चाहते थे कि उनकी नज़र में भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है। जब इंदिरा गांधी निक्सन से मिली तो उन्होंने निक्सन से साफ कह दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो नरसंहार चल रहा है उसे आप बंद कराइए और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस पाकिस्तान जाएंगे। हमारे देश में उनके लिए जगह नहीं है। प्रधानमंत्री गांधी से पहले मुलाकात के दौरान जो निक्सन ने इंतजार करवाया था उसका बदला उन्होंने भोज के दौरान लिया। निक्सन ने भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया था। उस पूरे भोज के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। निक्सन कोई भी सवाल पूछता तो प्रधानमंत्री गांधी का नपातुला जवाब होता। दरअसल वो निक्सन को नजरअंदाज कर रही थी।
निक्सन पूरे तैयारी के साथ पाकिस्तान के मुद्दे पर बातचीत के लिए आए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। निक्सन को अमेरिका जैसे महाशक्ति का राष्ट्रपति होने का गुमान था। इंदिरा गांधी ने निक्सन के उस गुरूर को तार तार कर दिया था। इंदिरा गांधी ने निक्सन को सरेआम जलील किया था। इंदिरा गांधी ने अपने आंख बंद करने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें तेज सिर दर्द था। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चेतावनी देते हुए कहा था, अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, भारत को पछताना पड़ेगा। अगर कोई और नेता होता तो वैश्विक महाशक्ति अमेरिका की यह धमकी भरी चेतावनी उसे बेचैन करने वाली होती, लेकिन वह इंदिरा गांधी थी। उन्होंने निक्सन के बातों का ज्यादा लोड नहीं लिया। इंदिरा गांधी बदतमीज निक्सन के सलाह और चेतावनी को अमेरिका में ही छोड़कर वापस आ गईं। अमेरिका जाने से पहले इंदिरा गांधी ब्रिटेन भी गई थी। लंदन में बीबीसी के एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि बांग्लादेश के बारे में भारत को संयम क्यों नहीं बरतना चाहिए, इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, हिटलर ने जब हमले किए तो आपने क्यों नहीं कहा कि आओ हम बर्दाश्त करें, चुप रहें, जर्मनी से शांति बनाए रखें और यहूदियों को मरने दें। इंदिरा गांधी पूरी दुनिया के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी थी। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत शरणार्थियों के पक्ष में है और पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अमेरिका से लौटने के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। उसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 13 दिन तक यह युद्ध चला। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध का जो परिणाम निकला उसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। पाकिस्तान को अपना पूर्वी हिस्सा गंवाना पड़ा। दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर एक नए आज़ाद मुल्क की एंट्री हुई। वह मुल्क था बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान ने 22 दिसंबर 1971 को रिहा कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने का साहसपूर्ण काम तब की थी जब अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के पक्ष में थे। कहा तो यह भी जाता है कि 80 के दशक में जब पाकिस्तान में तख्ता पलट के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जाने वाली थी तो पाकिस्तानी अक्सर कहा करते थे कि अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो कमांडो भेजकर भुट्टो को छुड़वा लेती। भले इंदिरा गांधी ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन पाकिस्तानी उनके बारे में कम से कम ऐसा ही विचार रखते थे। पाकिस्तान के आतंक की अंत और बांग्लादेश के उदय की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर हाजिर होंगे इतिहास के ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। अंत में आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंचे।